जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्जाम नगरी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आपके आदि मानव से लेकर अफगानों के आक्रमण तक हम पूरा इतिहास को पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हर एक टॉपिक को, चाहे आपके वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, बौद्ध हो, जैन हो, मौर्य साम्राज्य हो, मगध साम्राज्य हो, फिर आपका गुप्त साम्राज्य हो, तो हर एक टॉपिक को इसके फिर आपके आखिरी में हम आपके दक्षिण भारत को भी पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और प्रयास करिएगा कि आप इसका नोट्स बना सकें। चाहे आपके कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपके आरआरबी एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या बिहार पुलिस हो, अगर हिस्ट्री के सवाल बनेंगे तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर ही बनेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और हर एक चीज के नोट्स बनाना। जो आपको पता है अच्छी बात है, जो आपको नहीं पता है उसको आप नोट करने का प्रयास कीजिएगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। और आप सबको पता है जो इतिहास है, अगर आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। आप कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप उसको बार नहीं पढ़ोगे तो आप उसको भूल जाओगे। तो सिंपल फंडा यही है कि आप इस वीडियो का नोट्स बनाएं और साथ में उसका टाइम आप रिवीजन करते रहेंगे, तभी मेरे वीडियो बनाने का कोई मतलब निकलेगा और तभी आपका भी यहाँ पर टाइम देने का कोई मतलब बनता है। ठीक है, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी ये जो वीडियो है वो हर एक एग्जाम के लिए, जितने भी आपके वनडे एग्जाम है, चाहे वो आपके एसएससी हो, चाहे आपके वो रेलवे हो, सबके लिए आपको जो इतिहास का जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग जो पैटर्न है वो सेम ही होता है। तो आपको बस ध्यान से इस वीडियो को देखना है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इतिहास के बारे में समझेंगे कि इतिहास होता क्या है। ठीक है, इतिहास को जो जनक है वो कौन है? आपके हेरोडोटस हैं और इन्होंने हिस्टोरिकल नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल, यानी कि वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री अब उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सब नहीं था। वो कौन सा काल कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल। और इस काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला है पूरा पाषाण काल, जो कि अनंत से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक, इसको हम बोलते हैं पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट है दूसरा मध्य पाषाण काल, ये आपका 10,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और तीसरा है नव पाषाण काल, यानी कि 4,000 से लेकर 2500 यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता तक का जो काल है वो कहते हैं हम नव पाषाण काल। ठीक है, तो सबसे जो फैक्ट की बात है हम पहले उनको कवर करेंगे कि जो आग का आविष्कार है वो आपका पूरा पाषाण काल के अंदर हुआ है, यानी कि आपके 10,000 ईसा पूर्व से पहले आग का आविष्कार हो चुका था। नेक्स्ट है पहिए का आविष्कार है वो आपके नव पाषाण काल के अंदर हुआ है। ठीक है, मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति नव पाषाण काल के अंदर ही सीखी है। नेक्स्ट, मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया है। तो सवाल पूछता है कि मनुष्य ने किस पशु को अपना पालतू बनाया, तो वो आपका कुत्ता हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कृषि यानी कि खेती बाड़ी, इसका आविष्कार भी नव पाषाण काल के अंदर ही हुआ है। नेक्स्ट, पूरा पाषाण काल यानी कि 10,000 ईसा पूर्व से पहले का जो इंसान की जो जीविका थी, मानव की जो जीविका थी, वो शिकार ही उसका मुख्य आधार था। ठीक है, नेक्स्ट, मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। ध्यान रखिएगा कि सवाल पूछता है कि जो प्राचीन मनुष्य हैं, इन होमोसेपियंस, उन्होंने सबसे पहले कौन से धातु का प्रयोग किया, तो वो तांबा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, कि मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम जो औजार है वो आपका कुल्हाड़ी है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कृषि का प्रथम साक्ष्य या उदाहरण आपके मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतवर्ष शब्द, जो ये वर्ड है भारतवर्ष, इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। तो आपके जो बेसिक फैक्ट है तो आपको ध्यान रखने हैं और इनसे सवाल का डायरेक्ट बनते हैं, तो आपको बहुत बढ़िया से इनको डिवीजन करना है। नेक्स्ट, मनुष्य द्वारा बोई गई पहली फसल जो है वो जौ है। नेक्स्ट, जिन सिक्कों पर लेख नहीं है और उन पर जो चिन्ह बने हैं उसका ठीक ठाक ज्ञान नहीं है, ये सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। यानी कि जिन सिक्कों के बारे में हमें सही से जानकारी नहीं है उनको हम आहत सिक्के कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। ठीक है, और इस समय ये जो टाइम है ये आपका वैदिक सभ्यता का, यानी वैदिक युग का ये टाइम पीरियड है। ठीक है, खैर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर है आपका प्रमुख वेद। तो भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। तो वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान, यानी कि नॉलेज। तो जो हमारे भारतीय संस्कृति है इसके अंदर जो है आपके वो 4 वेद हैं। पहला कौन है? ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। और सवाल इनसे डायरेक्ट पूछ देगा कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो आपको वह 1028। कितने ऋचाएं हैं? तो 10,462। और कितने मंडल है? तो 10।
ठीक है। नेक्स्ट, देवता सोम का उल्लेख है 9वें मंडल में है और ऋग्वेद में 25 नदियों का जिक्र मिलता है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी उसका जो उल्लेख है वह ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है और यह सावित्री देवी को समर्पित है। ठीक है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के अंदर ही 7वें मंडल में राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है और इस युद्ध में राजा सुदास की विजय हुई थी और यह युद्ध परुशनी यानी कि आज के रावी नदी के किनारे रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, सबको ध्यान रखना। ये अब हमारा यजुर्वेद यानी कि ये जो वेद है ये गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। ये इसकी विशेषता है कि ये आपके पद के अंदर यानी कि कविताओं के रूप में भी और गद्य यानी कि गद्यांश रूप में भी लिखा है और इसका 2 भाग है, पहला कृष्ण शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। ये को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सामवेद। तो इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। तो जो बोलते हैं कि भारतीय संगीत का कहां से लिया गया है, तो ये को सामवेद से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं हैं जिनमें मात्र 78 ही नहीं है, शेष जो है वो आपके ऋग्वेद से ही ली गई हैं। नेक्स्ट है हमारा अब आपका है अथर्ववेद। तो ये सबसे हमारा आधुनिक वेद है, इसको हम आधुनिक वेद भी कहते हैं। इस वेद में जादू टोना, तंत्र, मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा प्रेम का उल्लेख है। अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं, पिपल, लाद और सौनक, ये 2 शाखाएं अधिक प्रचलित है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि अथर्ववेद को ही हम ब्रह्मवेद कहते हैं, इससे सवाल डायरेक्ट बनता है। नेक्स्ट, और इसके अंदर ये बताया गया है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। आगे बढ़ते हैं। आपके जो वेदांग होते हैं इनकी जो संख्या है वो कुल संख्या 6 है। पहला है शिक्षा, दूसरा है ज्योतिष, तीसरा व्याकरण, चौथा कल्प और 5वां निरुक्त और 6ठा छंद। ठीक है, ये आपके 6 हो गए। क्या है आपके वेदांग है। ठीक है। नेक्स्ट, सवाल पूछता है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो ये कुल 18 पुराण है। ठीक है। नेक्स्ट है पुराणों के रचयिता जो है वो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। पुराणों में सबसे जो प्राचीन है वो है आपका मत्स्य पुराण। वर्तमान उपलब्ध पुराण है वो गुप्त काल के आसपास के हैं। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है, यानी कि विष्णु पुराण मौर्य वंश के समय ही लिखा गया है और मत्स्य पुराण का सातवाहन से है और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। जो अर्थशास्त्र लिखा तो वो है चाणक्य, इन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र एक राजनीतिक शास्त्र है, इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रजत रंगनी पुस्तक का लेखक कल्याण है और इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। तो सवाल पूछता है कि किस प्राचीन पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास है, तो हो जाएगा रजत रंगनी, जिसके लेखक कौन है कल्हण। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक कौन है पाणिनि और यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है और इसका नाम इसमें 8 अध्याय होने के कारण इसका नाम पड़ा अष्टाध्यायी। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन जो स्मृति है वो है आपका मनुस्मृति और इसका जो लेखक है वो कौन है मनु है। नेक्स्ट, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। दोस्तों आप सच बताना कि अब तक हमने जितने भी फैक्ट पर चर्चा की है, जितने फैक्ट हमने पढ़ा है, आप बताइए कि क्या इनसे सवाल पूछता है कि नहीं पूछता है। अगर सवाल पूछता है दोस्त तो आप अभी कमेंट में करें कि यस, आप कमेंट करें कि यस सवाल पूछता है। अगर आपको लगता है कि नहीं इनसे सवाल नहीं पूछता तो आप नो कमेंट करें। नेक्स्ट है जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जैन के साहित्य को क्या कहते हैं, तो वो आपके आगम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है और इसको भद्रबाहु ने लिखा है। भद्रबाहु जो है वो आपके ये चलिए अब सवाल है ये कि भद्रबाहु कौन सी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे, क्या वो तीसरी थी, क्या वो पहली थी, चौथी थी या दूसरी थी, आप बताएं, आपको पता है तो आप कमेंट करें। खैर जब आपका बौद्ध चैप्टर आएगा तो हम उसमें पढ़ने वाले हैं ही, लेकिन आप अभी बताएगा आपको पता है तो। आगे बढ़ते हैं। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्वजन्म की कहानियां हैं, यानी कि जो जातक कथाएं हैं महात्मा बुद्ध के समय से पहले की जो कहानियां होती थी बौद्ध की वो आपके जातक कथाएं में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ हो क्या है मृतकों का टीला। नेक्स्ट है असम में पाए जाने वाला गिबन भारत का एकमात्र कपि है। कपि मतलब क्या होता है बंदर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो टाइम है वो है टॉपिक वाइज करने का। अभी तक हम पढ़ रहे थे बेसिक, यहां से इतना जरूर है कि सवाल पूछता है। अब जो टॉपिक है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, आपका मौर्य साम्राज्य हो गया,
आपका मगध साम्राज्य हुआ, फिर आपका गुप्त साम्राज्य और दक्षिण भारत। अगर हिस्ट्री में सवाल पूछने हैं तो 90% चांस है कि इन्हीं 4-5 टॉपिक से पूछेगा। अगर प्राचीन भारत से सवाल पूछने हैं तो 95% चांस है कि इन्हीं टॉपिक से पूछेगा। तो हम सबसे पहले आपके पढ़ेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे पर जो सभ्यता है, ये सिंधु नदी के आसपास ही बसी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो सिंधु घाटी का सभ्यता का जो काल है वो क्या है, 2500 से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। ये इसका आपको जो टाइमिंग है कि इस समय के बीच ये सभ्यता उपजी थी और विलुप्त भी हो गई। नेक्स्ट, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया था। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि इन लोगों को तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पूछता डायरेक्ट कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर साहनी ने की थी। तो सवाल पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो खोजेगा राय बहादुर दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट, इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ या भूमध्य सागरीय थे और यह एक नगरीय सभ्यता थी। तो ध्यान रखिएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी या हड़प्पा सभ्यता, ये आपका एक नगरीय सभ्यता है, ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल को माना जाता है। जो सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था आपको वो लोथल है, ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि थी वो आपकी थी भाव चित्रात्मक, और ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यानी कि जिस तरह आपके उर्दू लिखी थी ना दाएं से बाएं, सेम उसी तरह भी ये भी लिपि है जो भाव चित्रात्मक, ये भी आपके दाएं से बाएं लिखी जाती है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में नगर और घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई है। नेक्स्ट, सिंधु समाज मातृ संतात्मक था। इससे भी सवाल आपका डायरेक्ट पूछता है कि सिंधु समाज जो था वो कैसा था, क्या वो मातृ संतात्मक था या पितृ संतात्मक था। तो आपका सही आंसर होगा मातृ संतात्मक, ठीक है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति नर्तकी मिली है और ये लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सिंधुवासी दशवल प्रणाली पर आधारित बाटों का प्रयोग करते थे। लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सिंधुवासी को बत्तख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। ये लोग बत्तख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। नेक्स्ट, जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, नकाशीदार ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य भी कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल, वो स्थल अभी कहां पर है, किस नदी किनारे, सवाल पूछता है, सीधे पूछता है कि ये बताइए कि जो लोथल है वो किस नदी किनारे पूछता है, तो हो जाएगा भोगवा। तो खैर हम पढ़ते हैं। पहले क्या है, हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो आज पाकिस्तान के अंदर है स्थित है और ये रावी नदी किनारे बसा हुआ है। दूसरा है आपका मोहनजोदड़ो, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है और इसका ये सिंधु नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट, तनहुदड़ो पाकिस्तान के अंदर है, सिंधु नदी। नेक्स्ट, कालीबंगा राजस्थान के अंदर है और घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। अब पांच आपका लोथल जो भगवान नदी के किनारे है और ये गुजरात है। याद रखिएगा लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था। नेक्स्ट है रोपड़ जो पंजाब में है, वो सतलज नदी के किनारे है। और सातवां है आलमगीरपुर, और ये पूर्वी बॉर्डर भी था सिंधु घाटी सभ्यता का। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी आपका देखिए, आपका ये हो गया नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ, ये साउथ, आपका ये ईस्ट और ये आपका वेस्ट। तो पूरब जो है इधर आपके यहाँ पर था आलमगीरपुर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो यहाँ पर था वो आलमगीरपुर था। तो ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं कि रंगपुर कहाँ गया हम, जो आलमगीरपुर है वो आपके मेरठ के अंदर है, मेरठ के अंदर था और ये आपके हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था। फिर इस तरह का रंगपुर है जो गुजरात में है और सुखभादर नदी के किनारे है। एक धौलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये गुजरात में है और ये मनसर और मनहर नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट, बनावली जो कि हरियाणा के अंदर, हरियाणा में है और ये रंगोली नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट, सुतकांगे डोर जो कि सबसे पश्चिम में पड़ता था और ये पाकिस्तान में है और ये दासक नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे पॉइंट है जिनसे डायरेक्ट सवाल बनता है। क्या है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी जो इमारत है वो आपकी अन्नागार था, ठीक है। और इसकी जो मुख्य फसल है वो आपके गेहूं और जौ थी। ये लोग सूती और ऊनी वस्त्रों का ये प्रयोग करते थे। अग्निकुंड जो है वो लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए थे और कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियां। तो अभी बताइए कि कालीबंगन कहां पर है। अभी हमने पिछले डिस्कस क्या बताइए, कमेंट कीजिए कालीबंगन कहां पर है और किस नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर आपको पता तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो को पीछे करें और देखें फिर कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं।
मनके बनाने के कारखाने लोथल और चंद्रों से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, चावल के साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। ये मोहरें स्टेलाइट धातु की बनी हुई थी। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और पशुओं में कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। नेक्स्ट, ये लोग सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए ये लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना और पासा खेलने का भी प्रयोग करते थे। नेक्स्ट, इनको तलवार का ज्ञान नहीं था। यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता से किसी भी युद्ध का प्रमाण नहीं मिलता है। नेक्स्ट, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। नेक्स्ट, सिंधु समाज में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे और उस पर काले रंग का डिजाइन बनाते थे। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ को माना जाता है। तो दोस्तों, ये जो कुछ पॉइंट थे जो हमने अभी आपके सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा है, तो आपका यही काम है कि आप इसको पढ़े बढ़िया से। और दोस्तों, इसका जो आपका पीडीएफ है, यदि आप चाहते हो कि हाँ रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ भी मिल जाए, तो दोस्तों आपको वो भी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। तो इस पीडीएफ का जो लिंक है वो हम ऑलरेडी आपके डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं, तो आप वहां से आप जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और आप अपने मोबाइल से ही इसको पढ़ सकते हो और साथ में रिवीजन भी कर सकते हो बढ़िया से। तो दोस्तों, बस इसके लिए यार मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे एक यार इस वीडियो को लाइक चाहिए। देखते हैं यार आप कितना लाइक कर पाते हो। चलो, अब हमारा दोस्तों टॉपिक है, अब हम आपके सिंधु घाटी सभ्यता को निपटा चुके हैं। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है आपका वो है वैदिक सभ्यता, है ना। और जो इसका टाइमिंग है वो आपका है आपका 1500 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, यही टाइम पीरियड आपका वैदिक सभ्यता का। तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग वैदिक काल, जो है वो आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, और दूसरा उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का है। ठीक है, मैक्स मुलर ने बताया था कि जो आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे, यानी कि मध्य एशिया यानी कि ईरान से आए थे और भारत में सर्वप्रथम पंजाब तथा अफगानिस्तान में बसे थे। तो ध्यान रखेगा ये। नेक्स्ट, आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी और आर्य शब्द का अर्थ जो है वो श्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट, आर्यों की भाषा संस्कृत थी और ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो ध्यान रखेगा कि जो वैदिक सभ्यता है ये आपका ग्रामीण सभ्यता है, वही जबकि सिंधु घाटी सभ्यता है वो आपका जो है वो आपका नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रशासन की इकाई को 5 भागों में बांटा गया था: कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। जो ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे और विश का प्रधान विस्पति कहा था और जन के शासक को राजन कहा जाता था। ठीक है, सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी और उस समय स्त्रियां दोनों में भाग ले सकती थी। नेक्स्ट, युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। यानी कि उस टाइम पर जो धन था, जो मुद्रा थी, वो गाय थी। जो उस तरह का जो व्यापार था, वो जो व्यापार जो लेन देन था, वो गायों के रूप में होता था। नेक्स्ट, वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था और उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। जो वाजपति है ये उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया था। पहले ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ठीक है, आर्यों का समाज पितृसंतात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था और उसे कुलप कहते थे। आगे बढ़ते हैं। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। उस समय जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का प्रिय पदार्थ सोमरस था और यह वनस्पति से बनाया जाता था। उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। ऊनी कपड़ों के सामूल्य तथा पेशस कढ़े हुए कपड़ों को कहते हैं। नेक्स्ट, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क भी कहा जाता था, तो तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। नेक्स्ट, गायों की हत्या करने वालों के लिए मृत्युदंड
या देश से निकालने का प्रावधान था। नेक्स्ट, ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र माना गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार, यमुना का 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका टाइम है वो है उत्तर वैदिक काल का, यानी कि 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। इस समय क्या बदलाव हुए? तो देखो, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति देवता सबसे प्रिय हो गए। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय होने लगी। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहते थे। नेक्स्ट, जो सत्यमेव जयते है यह क्या मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो सवाल पूछता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तब ये को ध्यान रखना है कि मुंडको उपनिषद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। और जो महाकाव्य है वो 2 है, पहला है महाभारत और दूसरा है रामायण। जबकि संस्कृत में 8 महाकाव्य हैं और महाभारत का पुराना नाम जो है वो जय संहिता है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म भी उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। तो ध्यान रखना है पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका टाइमिंग है ये आपका जैन धर्म का है। अब हम बात करेंगे जैन धर्म का। सबसे पहले हम समझते हैं कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन है? आपके ऋषभदेव थे, जो कि प्रथम तीर्थंकर थे। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर, और इनका ही उपनाम आदिनाथ था। ठीक है, नेक्स्ट, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। नेक्स्ट, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। माता का नाम त्रिशला देवी था, वह लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। नेक्स्ट, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात जुम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी किनारे साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसको हम कैवल्य भी कहते हैं। इसी समय इनका नाम महावीर पड़ गया। इन्होंने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा यानी कि अर्धमागधी में दिए थे। महावीर के अनुयायी को निग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट, महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली थे। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र चंपा नगरी था। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। नेक्स्ट, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है। नेक्स्ट, महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सवाल इससे बनता है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहते हैं? वो कैवल्य हो जाएगा। नेक्स्ट, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा था। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी यानी कि आज के राजगिरी में हुई थी। तो सवाल पूछता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहां पर हुई थी? पावापुरी हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, जैन धर्म तीर्थंकरों के जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है, जो भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है। जैन मठों को बसदी कहा जाता है। नेक्स्ट, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। खजुराहो यानी कि आज जो मध्य प्रदेश है, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया है। और ये सवाल डायरेक्ट बनता है कि खजुराहो का जो जैन मंदिर है, सवाल इसे 2 बनते हैं कि खजुराहो का जो मंदिर है वह किस धर्म से संबंधित है, और दूसरा इसका निर्माण किसने कराया? तो हो जाएगा चंदेल शासकों ने। ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर कुछ राजा के नाम है जो जैन धर्म को मानते थे। वो है कौन है? उदयन है, वंद राजा है, चंद्रगुप्त मौर्य है, खारवेल, अमोघवर्ष और चंदेल शासक, जिन्होंने आपका खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया है। ठीक है, नेक्स्ट, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से प्राप्त किया है। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष आपका स्थूलभद्र था। नेक्स्ट, द्वितीय जैन संगति 6ठी शताब्दी में बल्लभी गुजरात में हुई। इसका अध्यक्ष जो है आपके वो है क्षमा श्रमण। और जो जैन धर्म है वो 2 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन? पहला श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर कौन? जो आपके सफेद वस्त्र पहनते थे। और दिगंबर कौन? जो आपके हमेशा नग्न रहते थे। श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे।
जो लोग सफेद कपड़े पहनते थे उनको हम कहते हैं श्वेतांबर, और ये आपके स्थूल भद्र के शिष्य थे। जो दिगंबर यानी कि जो नग्न रहते थे वो भद्रबाहु के शिष्य थे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपका जैन धर्म खत्म होता है और अब जो टाइम है, अब ये समय है बौद्ध धर्म का। दोस्तों बताइए कि कितने लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है, आप यार कमेंट करो, बताओ कि हाँ जो अब तक मैंने पढ़ाया है क्या वो आपको लगता है कि सवाल बनेंगे या नहीं बनेंगे, आप बताओ मुझे। क्योंकि आप ऑलरेडी आप पढ़ रहे हो तो आप पहले सेट ही मारते होंगे, तो क्या लगता है कि जो मैं आपको जो पॉइंट करा रहा हूँ ये आपके एग्जाम से रिलेटेबल है कि नहीं, आप अभी कमेंट करो। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं वो आपके गौतम बुद्ध हैं। इन्हें एशिया के ज्योति पुंजनी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, किसको? गौतम बुद्ध को। और इनका बचपन का नाम आपका सिद्धार्थ था, और इनका जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के कुंभली नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम सुदोधन था जो शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई। इनका पालन पोषण इनकी ही मौसी प्रजापति गौतमी ने किया है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था, और इनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब वे कपिल वस्तु के सैर पर निकले तो उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और सन्यासी को देखा है। दोस्तों सवाल सीधा बनता है कि जब गौतम बुद्ध जब सिद्धार्थ कपिल वस्तु के सैर पर निकले हैं तो उन्होंने किस क्रम में 4 व्यक्तियों को देखा, तो आपका इन्हीं को वो आगे पीछे कर देता था। कोई ध्यान रखना, पहले बूढ़ा व्यक्ति, फिर बीमार, फिर आपके 100 और फिर सन्यासी को देखा, और इसके बाद से इन्होंने सन्यास लेने का मन बना लिया था। ठीक है। नेक्स्ट, सिद्धार्थ ने यानी गौतम बुद्ध ने लोगों के दुखों को दूर करने का निश्चय लेते हुए 29 वर्ष की अवस्था में गृह यानी कि घर से निकल गए थे, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है। 7 वर्ष तक वे ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने के बाद सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम और रुकराम पुत्र नामक 2 गुरुओं से शिक्षा लिए। तो सवाल पूछता है कि उनके पहले गुरु कौन थे, तब हो जाएंगे अलार्म कलाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो अलार कलाम है वो सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात उनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात उनको वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी कि आज भी फल्गु या पुनपुन नदी किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। दोस्तों यदि आपने पहले भी हिस्ट्री पढ़ रखा है तो बताइए कि जो पीपल के वृक्ष जहां पर इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इसको किस शासक ने कटवाया था? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करें, अगर आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके बारे में भी आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको पता है अभी तो आप अभी कमेंट करें। उन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश है वो सारनाथ में दिया। सवाल यहां से बनता है कि उन्होंने पहला उपदेश कहां दिया, तो वो आपका सारनाथ हो जाएगा। और जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था इसी को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने तपस्सु और कलिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। नेक्स्ट, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार कौशल राज्य में हुआ है। नेक्स्ट, बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र और मौदगल्यान थे। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन थे। ठीक है। बुद्ध अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे एक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को खाने में कुछ दे दिया जिससे उन्हें रक्त तिसार हो गया और जिससे भयानक पीड़ा हुई। फिर वे कुशीनगर पहुंचे, जहां 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो दोस्तों ये जितने भी वर्ड हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल इसे डायरेक्ट पूछता है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार या पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों यानी हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक हैं। सवाल इनसे पूछता है कि कौन कौन 3 पिटक हैं। नेक्स्ट, अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी। नेक्स्ट,
आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोसाल ने की थी। यह संप्रदाय बुद्ध के समकालीन था। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण थी। बौद्ध धर्म का प्रचार आपके पाली भाषा में किया गया था। अब बौद्ध ग्रंथ में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा ही सब कारणों का कारण है। नेक्स्ट, निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। नेक्स्ट, बुद्ध अनात्मवादी थे परंतु पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कालांतर में महायान संप्रदाय दो भागों में बट गया। कौन कौन से दो भाग हैं आपके यहाँ? शून्यवाद और विज्ञानवाद। आगे बढ़ते हैं। जो शून्यवाद है इसके जो प्रवर्तक है वो कौन थे? आपके नागार्जुन थे, जिनको भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता था। नेक्स्ट, विज्ञानवाद के प्रवर्तक आपके मैत्रेय नाथ थे। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उर्वेला में तपस्या की है। नेक्स्ट, सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। नेक्स्ट, बुद्ध के पूर्वजन्म की कथाएं सुत्त पिटक में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पद संभव थे। नेक्स्ट, नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। नेक्स्ट, बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। बुद्ध पावापुरी से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया है। तो यहां से भी सवाल आपका डायरेक्ट बनता है कि बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया? तो क्या हो जाएगा? सुभद्र। ठीक है, अब आगे हैं। अशोक, मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रसार में विशिष्ट योगदान दिया था। बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया था। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपका बौद्ध धर्म समाप्त होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बस यही करना है कि इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना है। पूरी वीडियो आप देख लें, इसके बाद रिवीजन के लिए इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ें। और मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, अगर सवाल बनेगा तो इनसे ही बनेगा, अदरवाइज इससे बाहर आपके सवाल नहीं बनने वाले। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका वो एनटीपीसी हो, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल हो, या आपके कोई भी स्टेट एग्जाम हो या बिहार पुलिस हो, अगर क्वेश्चन बनने होंगे तो इन्हीं में से बनेंगे। तो आपको ये ध्यान रखने हैं दोस्तों। आपका अब यहाँ पर आपका पार्ट 1 खत्म होता है। प्राचीन भारत के पार्ट 1 यहाँ पर आपका खत्म होता है और आपको कल इसी टाइम पर आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमारे पास टाइम बहुत कम है और मैं भी नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लेंथ हो, तो कम टाइम के अंदर ज़्यादा कवर करेंगे, तो इसलिए आपका जो पार्ट 2 है वो आपको कल मिलेगा।